सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में मैं कविता दुआ करनाल से आप सभी टीचर्स और छात्र जो मेरे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेसन 7 भाग 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम मेन पॉइंट्स या रिवीजन कह लीजिए, एक क्विक रिवीजन करेंगे अपने टॉपिक की, और उसके अलावा देखेंगे कि कौन कौन से मेन प्रश्न हैं इस लेसन के। तो जैसा कि आप जानते हैं, लेसन का नाम है राष्ट्रवाद। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। राष्ट्रवाद के मेन पॉइंट्स या क्विक रिवीजन जिसे हम कह सकते हैं उसे, और उसके तुरंत बाद हम देखेंगे इसके मेन प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेसन का नाम है राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स। देखिए, राष्ट्र का अर्थ क्या है। राष्ट्र जो है वो लैटिन अंग्रेजी का शब्द नेशन से बना है, और नेशन लैटिन के नेटिव और नेटस से बना है, जिसका अर्थ है जन्म या नस्ल। इस तरह राष्ट्र का अर्थ एक जाति, नस्ल या वंश से संबंधित लोगों को कहा जाता है। जो दूसरा मेन पॉइंट, आप उस पर चलते हैं। राष्ट्र के अलग अलग दृष्टिकोण क्या है। देखिए, जातीय एकता से संबंधित, राजनीतिक एकता से, भावनात्मक एकता से, मतलब जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, चाहे वो जातीय एकता से जुड़े हों, चाहे राजनीतिक एकता से जुड़े हों, या भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, तभी राष्ट्र बन पाएगा। अगला देखते हैं मेन पॉइंट। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा ही राष्ट्रवाद कहलाती है। जैसे हम भारत के लोग हैं, अपने भारत से प्रेम करते हैं, तो ये हमारा राष्ट्रवाद है। अगला मेन पॉइंट देखिए, राष्ट्रवाद क्या है। तो यदि राष्ट्र किसी सीमा तक एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने रहने वाले नागरिकों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं, कल्पनाओं की सहायता से जुड़ा होता है। उससे अगला पॉइंट, राष्ट्रवाद एक और विकास एकीकरण का कारक है, जिसके कारण महान साम्राज्यों का विघटन और पतन भी होता है। देखिए, जैसे हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, हम भारतीयों में जब राष्ट्रवाद की भावना पनपी तो ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ से अंत हुआ। राष्ट्रवाद के कारण अनेक छोटी छोटी रियासतें एकीकरण से बड़े राष्ट्र बनी, जैसे कि जर्मनी, इटली। अगला टॉपिक, राष्ट्र के बारे में मान्यताएं क्या हैं। देखिए, साझे विश्वास, जो लोग रह रहे हैं उन्हें एक दूसरे में विश्वास हो, इतिहास, वो उस देश की किंवदंतियों में विश्वास रखते हों, उससे जुड़े हुए हों। अगला मेन पॉइंट है, देखिए, राष्ट्र के बारे में कुछ मान्यताएं। भू क्षेत्र, वहाँ के लोगों के अंदर मातृभावना या पितृभूमि को लेकर अपने देश के प्रति प्रेम हो, उनके साझे राजनीतिक विश्वास हों कि हाँ, हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। उनकी एक साझी पहचान हो, मतलब जैसे कि हम भारतीयों में हम भारतीय हैं, इस तरह की पहचान से एक राष्ट्र बनता है। अगला मेन पॉइंट देखिए कि देखिए, हर चीज़ के जहाँ कुछ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। तो राष्ट्रवाद के लाभ क्या हैं। सबसे पहला देखिए, देशभक्ति आती है, त्याग और बलिदान सिखाता है, स्वतंत्रता की चेतना जागृत करता है, साहित्य और संस्कृति का विकास करता है। ये तो इसके हो गए प्लस पॉइंट्स। अब देखिए उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। राष्ट्रवाद युद्ध को जन्म देता है, अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा सिखाता है, क्योंकि हमारे अंदर भावना आ जाती कि मेरा राष्ट्र श्रेष्ठ है, तो हम अन्य राष्ट्रों को थोड़ा नीचा देखने लग जाते हैं। इससे साम्राज्यवाद की भावना का विकास भी होता है कि हाँ, हमारे भारत का अधिक से अधिक विकास हो, तो साम्राज्यवाद की भावना आ जाएगी ना हम लोगों में। अगला देखिए, ये विश्व शांति के लिए भी नुकसानदायक है।
जब हम सोचेंगे कि हम अपने देश का विकास करें, दूसरे देशों पर कब्जा करें, तो शांति तो नहीं रह पाएगी, युद्धों को जन्म देगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रवाद के तत्व क्या हैं। देखिए, एक राष्ट्र कैसे एक रह सकता है, उसके लिए मेन चीज़ें क्या चाहिए। सभी को समान समझा जाए, धर्म समान माने जाएं, मतलब किसी धर्म को विशेष अधिकार ना दिए जाएं, भौगोलिक एकता हो, मतलब सभी का एक जैसा विकास करवाया जाए, भाषा, संस्कृति और परंपराओं की समानता हो, तभी राष्ट्र का विकास होगा। समान इतिहास, समान हित, समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। देखिए, जो अब अगला हमारा मेन पॉइंट है वो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या है? ये 20वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। इससे राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच में चेतना आई, जैसे कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हमें हमारी संस्कृति को कई तरह की हो सकती है जो आत्मनिर्णय है, कि या तो कई बार लोग अपने लिए अलग राज्य का दर्जा मांगना शुरू हो जाते हैं। कई बार अगर किसी का गुलाम है देश, तो उसे अस्वीकार कर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय कई तरह का हो सकता है। वो एक देश, पूरे देश से संबंधित भी हो सकता है, या एक राज्य से संबंधित विचार भी हो सकते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नस इस लेसन के मेन प्रश्न है वो है, राष्ट्र का अर्थ बताइए, राष्ट्र की परिभाषा दीजिए। दूसरा है, राज्य और राष्ट्र में क्या भेद है वो बताइए। तीसरा है, जो राष्ट्र के उदय में कारक चाहिए होते हैं उनका वर्णन कीजिए। जैसे अभी आपको बताया गया था, सामान्य मातृभूमि, वंश की समानता, सामान्य इतिहास, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। राष्ट्रवाद के गुण और अवगुण बताइए। जैसा कि अभी हमने देखा था, राष्ट्रवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, वो इसके अंदर आ जाएगा। आप राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत से क्या समझते हैं? इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क दीजिए कि सिद्धांत होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों, उसके ऊपर आपको बताना है। जो अगला प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय सिद्धांत के विपक्ष में तर्क दीजिए। अभी हमने पक्ष में कहे थे, और जो अगला प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के विपक्ष में बताइए। अगला जो है, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? जो उससे अगला प्रश्न है वो है, राष्ट्रवाद के 4 अवगुण, या राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली 4 बाधाएं बताइए। देखिए, वो बाधा क्या हो सकती है? निरक्षरता। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि देश में क्या चल रहा है। हम पढ़े लिखे थे भारतीय, तभी एक जगह पर अगर आंदोलन चला तो दूसरे स्थान के लोग अखबारों के माध्यम से, रेडियो, टीवी के माध्यम से उससे जान पाए। तो राष्ट्रवाद में जो आने वाली सबसे बड़ी बाधा है वो है निरक्षरता, या अपना कोई हम निजी स्वार्थ देखें, या संप्रदायवाद की जो भावना है, एकता की भावना की कमी। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि राष्ट्रवाद के विकास में आने वाली बाधाएं हैं। उसके अलावा तो कोई ख़ास प्रश्न नहीं है इस लेसन में। तो चलिए, ये लेसन अपना समाप्त हो गया। उसके बाद हम जो अगला लेसन देखेंगे वो है धर्म निरपेक्षता। तो इस लेसन को हम कल से शुरू करेंगे, धर्म निरपेक्षता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आगे इसे शेयर करते रहिए, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सकता है।